नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्वे अमीन रंजय पे। तो आज का प्रश्न है जाली अवैध कागजात। इससे संबंधित प्रश्न और इसके उत्तर इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक है अवैध कब्जा। कई बार होता है कि ज़मीन किसी का रहता है, कब्जा कोई और कर लेता है। तो इस कंडीशन में ज़मीन किसका होगा और किसके नाम से सर्वे होगा, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जानकारी हासिल कर अपने आप को सुरक्षित करें। जमीन से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। इन सुझाव को किसी भी न्यायालय अथवा निर्णय में इस वीडियो में वर्णित तथ्यों को विभागीय निर्देश के रूप में नहीं समझा जाए। ये मात्र सुझाव है और सभी रैयतों, पीठासीन पदाधिकारी तथा भू सर्वेक्षण के कर्मियों द्वारा इस आधार पर वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी, इस आशा से इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर। किसी व्यक्ति द्वारा जाली कागजात के आधार पर दूसरे व्यक्ति की जमीन पर दावा करने की स्थिति में क्या होगा? किसी व्यक्ति द्वारा जाली कागजात के आधार पर दूसरे व्यक्ति की जमीन पर दावा करने की स्थिति में खाता मूल व्यक्ति के नाम से खुलेगा यदि उस कागजात को सिविल न्यायालय द्वारा जाली घोषित किया गया हो। यदि सिविल यानी कि जो आपका कोर्ट, सिविल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी, वहाँ से अगर उस कागजात को अवैध घोषित कर दिया, जाली घोषित कर दिया, तो मूल रैयत के नाम से खाता खुलेगा। दैट मीन्स कि अगर खतियानी रैयत है तो उसके नाम से, या जिसका ओरिजिनली केवाला है उसके नाम से खाता खुलेगा। दूसरा प्रश्न है, खतियान में किसी अन्य व्यक्ति का नाम हो किंतु कब्जाधारी उसका वंशावली से भिन्न हो और उसके द्वारा बतलाया जाए कि उक्त भूमि उसके पूर्वजों को नीलामी से प्राप्त हुई है परंतु नीलामी की कागजात उसके पास उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वह जमीन बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा, यानी कि सरकार की जमीन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी अंचल के कर्मचारी द्वारा अगर फर्जी तरीके से जमीन की बंदोबस्ती कर दी गई हो तो क्या करेंगे? अंचल कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त बंदोबस्ती पर्चा को फर्जी माना जाएगा और फर्जी बंदोबस्ती के आधार पर जमाबंदी दर्ज है तो उक्त जमाबंदी को रद्द कराने के पश्चात खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। अगला प्रश्न है, अन्य जिलों में फर्जी केवाला के आधार पर खाता खोलने रैयत आएंगे। यदि निबंधन कार्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात फर्जी ठहराया गया हो तो उस स्थिति में उस केवाला के आधार पर खाता नहीं खुलेगा। फर्जी है भाई तो फर्जी है। नेक्स्ट, अवैध कब्जा से संबंधित प्रश्न। दबंग व्यक्ति द्वारा कमजोर व्यक्ति की जमीन पे जबरदस्ती दखल कब्जा करने के पश्चात उस पर अपना दावा करने की स्थिति में क्या किया जाएगा? वैध दावेदार के नाम से खाता खुलेगा परंतु कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम रहेगा। वैध दावेदार मतलब जिसका जमीन का पेपर एकदम ओरिजिनली है, जिन्वन है, सही है, उसके नाम से खाता खुलेगा। बाकी जो जमीन जबरदस्ती कब्जा किए हुए है तो अभियुक्ति कॉलम में सिर्फ और सिर्फ उसका दखल कब्जा लिख दिया जाएगा, जो मैं आगे उदाहरण से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है यादाश्त पंजी। इस यादाश्त पंजी में ही हम लोग लिखते हैं, अमीन द्वारा संधारित की जाने वाली यादाश्त पंजी। यहाँ पर एक अभियुक्ति कॉलम है जिसमें हम उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, जैसे राम यादव लिख दिए हैं, इसके पिता का नाम जो होगा वो लिख देंगे, उसका पता लिख देंगे। अगला प्रश्न, यदि खतियान में किसी अन्य व्यक्ति विशेष का नाम हो और स्थल पर उसकी वंशावली से भिन्न व्यक्ति का कब्जा हो किंतु कब्जाधारी के पास हस्तांतरण का कोई साक्ष्य नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का खाता किसके नाम से खुलेगा? तो स्पष्ट है कि यदि भूमि रैयती खाते की हो तो प्रश्नानुसार खाता खतियान रैयत के वंशों के नाम से खुलेगा और कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, हम लिखे हैं राम कुमार, पिता भोला यादव, जाति यादव, निवासी निजग्राम। बस अभियुक्ति कॉलम में इनका नाम रहेगा। बाकी मूल रैयत जो होंगे वो मूल रैयत जिनके पास ओरिजिनली केवाला है, जिन्यून केवाला है, उनके नाम से सर्वे होगा, उनकी ज़मीन होगी। अगला प्रश्न है, अगर कोई रैयत के पास 5 डिसमिल का कागजात है लेकिन रैयत के द्वारा उक्त भूमि पर आपत्ति दाखिल नहीं किया जाता है तो 10 डिसमिल का खाता किस रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा? मतलब कहने का ये होगा कि ज़मीन पर 10 डिसमिल पर वो दखल कब्जा लिए हुए है लेकिन पेपर, ज़मीन का पेपर, कागजात, दस्तावेज वो मात्र 5 डिसमिल का है, तो क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या है। पहले सरजमीन पर जांच
चौहदी के आधार पर करेंगे। अगर प्लॉट 10 डिसमिल पर बना हुआ है तो प्रस्तुत किए प्रमाण के आलोक में अमीन से मापी प्रतिवेदन की मांग करेंगे, जिसमें चौहदी का विवरण स्पष्ट रहनी चाहिए। बचे 5 डिसमिल पर अगर सरजमीन है तो अलग प्लॉट बनाकर राजस्व प्रमाण की मांग करेंगे, यानी कि दस्तावेज की मांग करेंगे। अगर रैयत द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो शेष प्लॉट का खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, प्रविष्ट करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कई रैयत अपना खतियान प्रस्तुत करेंगे कि जमीन मेरी है, दखल किसी और व्यक्ति द्वारा किया गया है, अतः मुझे दखल दिलवा दीजिए। तो इस सर्वे में आप लोग स्पष्ट हो लीजिए, बिहार की जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन के मालिक हैं, लैंड होल्डर हैं, उन सब आश्वस्त हो लें कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान दखल दिलाने की कार्रवाई नहीं होती है। यह सक्षम न्यायालय, सिविल न्यायालय का कार्य होता है। खाता रैयत द्वारा प्रस्तुत कागजात के आधार पर विधिवत खोलने की कार्रवाई होगी और कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसी रैयती भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भूमि के अंश भाग पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दिया गया है एवं रैयत द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है, तो खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? खाता तो ईच एंड एवरी प्लॉट का खुलेगा, एक एक प्लॉट का खाता खुलेगा। इसका जवाब देखिए, जिस रैयत की भूमि है उसके नाम से खाता खुलेगा। कैफियत कॉलम में मूर्ति अथवा मंदिर का जिक्र रहेगा, यानी कि जिसके पास ज़मीन का पेपर है, असली रैयत, असली ज़मीन के मालिक वही होंगे। बाकी जो वहाँ पर मूर्ति है, चाहे दुर्गा जी का मूर्ति हो, हनुमान जी का मूर्ति हो, तो अभिव्यक्ति कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ उस मूर्ति का जिक्र कर देंगे, नाम अंकित कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।